हे ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच इज सेड टू बी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दो ये तीनों लॉ ऑफ मोशन अलग अलग नहीं है, ये तीनों लॉ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कहीं भी अगर आपको मोशन मिलेगा तो ये तीनों लॉ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो क्या करना है, जब बॉडी में अनबैलेंस फोर्स हो तो क्या करना है। और ये लॉ इसी तरीके से उन दोनों लॉ को सपोर्ट करता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट इन अ पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट इन अ पेयर। ये एक्शन और रिएक्शन जो है पेयर में एक्ट करता है। जब भी एक्शन लगेगा यू विल गेट रिएक्शन, मींस इट एक्ट इन अ पेयर। सेकंड, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट इन अ डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स कि अगर कोई एक व्हील है ना, अगर कोई एक व्हील है और ये व्हील इस डायरेक्शन में मोशन करता है तो आप कहेंगे ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये व्हील अगर ऐसे मोशन करता है तो ये बॉडी आगे जाएगी। ठीक है, ये व्हील इस रोड को पीछे की तरफ एक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से रोड इस व्हील को आगे की तरफ रिएक्शन दे रहा है। और जिस एफर्ट पे एक्शन मिलेगा उसी एफर्ट पे रिएक्शन मिलेगा। जबकि एक्शन व्हील रोड पे लगा रहा है और रिएक्शन रोड का व्हील पे मिल रहा है। बोथ एक्ट ऑन अ टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन पेयर में काम करेंगे। जो भी एक्शन लगेगा रिएक्शन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये इक्वल और अपोजिट होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। और एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोर ओवर ये है जस्ट आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, और इस पे हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो चलिए कॉपी पेन निकालें और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे एक वेइंग मशीन ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने एक वेइंग मशीन ली और इस वेइंग मशीन पे कोई एक पर्सन अगर खड़ा है, ठीक है, तो वेइंग मशीन क्या कैलकुलेट करके देगी इसका? क्या आपने कहा वेट? क्या आपने कहा वेट कि वेइंग मशीन है सर, वेट ही कैलकुलेट करके देगी? लेकिन आंसर है नो, वेइंग मशीन वेट नहीं कैलकुलेट करती। वेइंग मशीन कैलकुलेट करती है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करती है? नॉर्मल रिएक्शन। सर क्या मतलब है? देखिए, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में, तो आपका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो गया mg के बराबर बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही था। तो मैं नहीं कह रहा हूं वो तीनों लॉ अलग हैं, वो तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ N इक्वल्स टू mg हमें बताता है। तो रेस्ट में हमारा मास, हमारा वेट ही हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर हम वेइंग मशीन में रुके हुए हैं, ऑब्वियस है रुके हुए ही रहते हैं, तो उस केस में हमारा जो वेट हमें मिलता है वो नॉर्मल रिएक्शन ही होता है, हमें वो चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। बट अगर मैं कंडीशन बदलूं, क्या कंडीशन बदलूं? मैं इस वेइंग मशीन को रख दूं एक लिफ्ट में, है ना, एक लिफ्ट में रख दूं और आप यहां पे इस पे खड़े हुए हैं।
ठीक है। और ये वेइंग मशीन जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है अगर सपोज, तो इस बॉडी पे नीचे एक mg लगेगा, किसकी वजह से, इसके मास की वजह से। एक नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ देगा n, लेकिन अब बात समझें बेटा, अब इसमें ए एक्सेलरेशन नीचे आ गया है, यहां पे लगेगा न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma। तो यहां पे ए नीचे आ रहा है, दैट मीन्स दैट mg इज ग्रेटर, F नेट इक्वल्स टू ma। तो F नेट क्या होगा, mg माइनस n इक्वल्स टू मास जो भी होगा इस बॉडी का, a जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अगर ये mg ये माइनस का ma कर दूं तो इक्वल्स टू n आ जाएगा, और अगर मैं दोनों से m कॉमन लूं तो g माइनस a इक्वल्स टू n। मतलब आप देखेंगे आपका मास पहले से कम हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमारा मास क्या रहा था m इंटू जी। अब इस g से इस एक्सेलरेशन को माइनस करना पड़ेगा आपको। तो जब हम नीचे की तरफ, लेफ्ट से नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ऑब्जर्वेबल कि आपकी वेइंग मशीन में आपका वेट कम दिखेगा। तो अगर वेट नापता तो रेस्ट में और मोशन में दोनों पे सेम वेट दिखाता, बट नो, वेइंग मशीन आपको कैलकुलेट करके देता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करके देता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, एंड जी इज सेट टू बी जी इफेक्टिव। ये जो टर्म है इसको अपन कहते हैं जी इफेक्टिव। यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। इसी का सेकंड केस, हम इसका न्यूमेरिकल भी लेंगे, डोंट यू वरी, केसेस समझ लें पहले। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से एक लिफ्ट ली, और यहाँ पे मैंने फिर एक पर्सन को इस लिफ्ट के अंदर कैद किया, और यहां पे मैंने वेइंग मशीन लगाई। अब की बार कंडीशन ये है, ये वेइंग मशीन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, इस बॉडी पे नीचे एक फोर्स आएगा mg, इसके अपोजिट एक रिएक्टिव फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट यहाँ पे ए आ चुका है, तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा, विच इज F नेट इक्वल्स टू ma। अब F नेट में कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियस है नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि A एक्सेलरेशन ऊपर मिल रहा है। तो ये होगा n माइनस mg इक्वल्स टू ma, और यहां से अगर मैं n कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा ma, ये mg वहां जाके प्लस हो जाएगा, और यहां से अगर मैं m कॉमन लूं तो मिलेगा a प्लस g। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मेरा वेट बढ़ चुका है, क्योंकि अब g से a प्लस हो रहा है। यहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ चुकी है, यस और नो। भाई ग्रेविटी 10 है, एक्सेलरेशन मान लो कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन मान लो है ही नहीं, तो जी में क्या प्लस करोगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लो एक्सेलरेशन 2 है, तो यहाँ 10 में 2 माइनस होगा, यू विल गेट 8, और यहाँ पे 10 में 2 प्लस होगा, यू विल गेट 12। इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपका मास बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन वेइंग मशीन। इट इज ऑब्जर्वेबल, यू कैन चेक इट आउट, यस दैट इज द मिरेकल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के इसको फटाफट नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। तो इस पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे अब, ओके। चलिए मिटा देता हूं मैं, आपसे एक चीज और डिस्कस करता हूं इसी चीज को लेकर, कि अगर मैं केस नंबर सेकंड लूं, जहां पे मेरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, अगर मैं केस कुछ ऐसा लूं कि मैंने इसको कैंची से कट कर दिया, काट दिया मैंने, तो क्या होगा, ये बॉडी अब के बाद ए एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आएगी, जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि ये हो गया फ्री फॉल। फ्री फॉल जब किसी चीज को आप सिर्फ छोड़ देते हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या मिलता है, ग्रेविटी, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा m g माइनस जी, ओ दैट मीन्स 0, एंड 0 इंटू m 0, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन 0। क्या इसका ये मतलब है कि बिल्कुल सही, इसका यही मतलब है कि आपकी वेइंग मशीन पे आपको कोई वेट फील नहीं होगा। दैट टर्म इज कॉल्ड वेटलेसनेस।
जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 हो जाए। आप खड़े हैं वेइंग मशीन पे, लेकिन अगर आपकी वेइंग मशीन जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है तो इस रिलेशन से g माइनस जी 0 into any mass you will get easily 0, and that condition is called weightlessness. आपको फीलिंग आएगी कि आपका वेट सडनली 0 हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर ले। मैं मिटा के इस पे अब हम करते हैं इस पे न्यूमेरिकल अप्लाई। ओके, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल। तो सपोज मैंने एक रोप ली है, ये यहाँ पे टाई है, ये रोप, ठीक है। अब इस रोप पे कोई एक पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब इस पर्सन की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा विच इज mg, ठीक है, और इस पर्सन के ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स लगेगा विच इज टेंशन। क्यों? क्योंकि रोप की बात हो रही है भाई। इस पर्सन का नीचे वेट लगेगा mg, तो ऊपर एक टेंशन लगेगी t। अब मैं आपसे कह रहा हूं इफ मास इज इक्वल्स टू 20 kg, इस बॉडी का मैंने मास दे दिया 20 kg और एक्सेलरेशन मैंने दे दिया लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं फाइंड द टेंशन अप्लाइड ऑन अ रोप। कितना टेंशन इस रोप पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहां पे हम देख रहे हैं कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दैट मींस एफ नेट इक्वल्स टू एम ए का कॉन्सेप्ट लगेगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अब नेट फोर्स ऑब्वियसली टी ज्यादा होगा माइनस एम जी कम होगा, मास एम ही है, एक्सेलरेशन ए ही है, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, टी मुझे पता करना है, मास मुझे दिया है आई थिंक 20 और जी की वैल्यू में 10 रख लेता हूं, है ना। जी की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेता हूं सिंपल करने के लिए। मास 20 और एक्सेलरेशन मुझे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो t माइनस 2 इंटू 10 200, 22 40, इसको मैं वहां पहुंचाऊंगा तो t इक्वल्स टू 40 प्लस 200, दैट मीन्स 240 न्यूटन का इस रोप पे आएगा टेंशन। अब एक बात समझिए, अगर इस न्यूमेरिकल को आपने ध्यान से देखा है तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर सेम मास की बॉडी क्या ज्यादा टेंशन लगा सकती है? सेम मास की बॉडी बिल्कुल लगा सकती है। एक्सेलरेशन बढ़ा दूं, अगर मैं आपकी बार एक्सेलरेशन 10 कर दूं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा t माइनस, मास वही रख रहा हूं 20, g वही है 10, मास वही है 20। अब की बार एक्सेलरेशन को मैं कर दूंगा 10, तो t माइनस 20 10 200, 20 10 200। आपको यहाँ पे साफ असर देखने को मिलेगा, योर टेंशन विल मोर ओवर इंक्रीज टू 400 न्यूटन। तो दैट मीन्स सेम मास अलग एक्सेलरेशन की वजह से अलग टेंशन क्रिएट करता है, अलग एक्शन की वजह से अलग एक्सेलरेशन की वजह से अलग टेंशन क्रिएट करता है। अब यहां पे सुनिए क्या है, हर एक रोप का अपना ब्रेकिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हर एक रोप का अपना मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। दैट मीन्स हर रोप अपनी एक मिनिमम स्ट्रेंथ रखती है जब तक वो रुकी रहे, उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो रोप टूट जाएगी। भाई हर रोप की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डिपेंड कि उसको किस मटेरियल से बनाया गया है, किस प्रोसेस से बनाया गया है, ठीक है। तो इन केस अगर मेरी अभी इस रोप का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता सपोज 350 न्यूटन, क्या मतलब है सर? मतलब यह है कि 350 न्यूटन में रोप टूट जाएगी धड़ से। तो आप मुझे देख के साफ तौर पे बता सकते हैं कि किस कंडीशन में बंदा आराम से ऊपर जा सकता था, जब एक्सेलरेशन ए हो, दैट मीन्स 2 हो। जब आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो टेंशन भी बढ़ेगा रोप पे, जिसकी वजह से 400 न्यूटन तक पहुंच सकता है, और अगर 350 न्यूटन हुआ तो दैट रोप डेफिनेटली विल फॉल और आप गिर जाएंगे। तो इसका मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन मिले कि आप लटके हुए हैं रोप पे, तो ट्राई नॉट टू रन फास्ट, ट्राई नॉट टू रन कि आप
जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप ए बढ़ाएंगे तो मोर ओवर आपका टेंशन भी रोप में बढ़ेगा, आपका वही मास होगा तब भी। और हो सकता है अगर आप उसके मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर निकल गए तो वो रोप टूट जाएगी। तो आपको बेटर है कि आप एक स्लो और स्टडी एक्सेलरेशन से बढ़ें। तो चलिए, यही है फिजिक्स। नोट करें पॉज करके।